सो वेलकम है एपियंस एंड आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिकल मैकेनिक्स के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है लाग्रांजियन एंड हैमिल्टन मैकेनिक्स। और आज से शुरू हो रहा है बेसिकली जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो। तो देखो एसएचएम है जो जनरलाइज कंसेप्ट बताए हैं ये तो बेसिक था ही, और सिंपल हार्मोनिक मोशन भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन लाग्रांजियन एंड हैमिल्टन मैकेनिक्स है वो एक ऐसा टॉपिक है कि सभी एग्जामिनेशंस में इसमें से कहीं ना कहीं क्वेश्चंस है वो आते हैं। तो यहाँ पे देखो लाग्रांजियन एंड हैमिल्टन मैकेनिक्स है वो बेसिकली लाग्रांज एंड हैमिल्टन ने बनाए हैं, और दोनों थोड़ा बहुत ही सिमिलरिटी है। तो यहाँ पे हम इसको डिफरेंट वे में ट्रीट नहीं करेंगे, सेम वे में ही हम ट्रीट करेंगे लाग्रांजियन एंड हैमिल्टनियन फॉर्मूलेशंस को। तो इसके लिए जो बेसिक कंसेप्ट्स है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो लिखा है वो अभी आपको नहीं लिखना है, ये सिर्फ हाईलाइट्स है। इसके बेस पे हम पर्टिकुलरली टॉपिक है, सपोज डिग्री ऑफ फ्रीडम है या तो रिजिड बॉडी है, इसमें हम डीपली जाएंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि किस टाइप के इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। और दूसरी बात, यहाँ पे जो भी टॉपिक लिखे हैं उसका हम डीपली स्टडी करने वाले हैं बेसिक में। तो शुरू करते हैं आज का हमारा ये लेक्चर और देखते हैं कि बेसिक कंसेप्ट क्या है। तो फर्स्ट आता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखो कभी भी कोई भी डिग्री ऑफ फ्रीडम की जब बात करते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी जो सिस्टम है, आपकी सिस्टम के लिए अभी आप कहीं पे जा रहे हैं तो आपको डिस्क्राइब करने के लिए मुझे कौन कौन सी चीज़ें बतानी पड़ेगी। कि जैसे कि आप कहीं पे जा रहे हैं, राजकोट टू अहमदाबाद जा रहे हैं, तो मुझे बताना पड़ेगा कि आप राजकोट टू अहमदाबाद जा रहे हैं, किस में जा रहे हैं, वाइट कार में जा रहे हैं या ब्लैक कार में जा रहे हैं, उसकी नंबर प्लेट ये है, आपने ये पहना है, आपने वो पहना है, तो आप आइडेंटिफाई हो सकते हैं। अदरवाइज आप कंप्लीटली आइडेंटिफाई नहीं हो सकते। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द डायनामिक्स ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ पे DOF लिखूंगा कभी भी तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ही आपको समझना है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने चाहिए, सपोज XYZ तीनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल चाहिए तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो गया। अगर सिर्फ X ही चाहिए या Y चाहिए या Z चाहिए तो क्या होगा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो पार्टिकल मूव्स अलोंग प्री डिफाइंड लाइन। अगर पार्टिकल है वो लाइन पे मूव कर रहा है तो यहाँ पे देखो लाइन पे अगर मूव कर रहा है तो सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे देन डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू हो जाएगा 1। क्लियर। अब दूसरा एग्जांपल लिखो कि इफ पार्टिकल मूव अलोंग प्री डिफाइंड सरफेस यहाँ पे लिख दो। अगर सरफेस लिखा है आपने तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो प्लेन कैसा हो जाएगा, यहाँ पे XY प्लेन में यहाँ पे इस सरफेस पे मूव कर रहा है तो यहाँ पे X है, यहाँ पे Y है। तो इस प्लेन में अगर मूव कर रहा है, सरफेस पे मूव कर रहा है, तो इसको डिस्क्राइब करने के लिए X और Y दोनों कोऑर्डिनेट चाहिए। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया 3। अब यहाँ पे देखो थर्ड एग्जाम्पल, ये सभी एग्जाम्पल्स आपको लिखने हैं और यहाँ पे जो भी मैं वर्बली बोल रहा हूँ या तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो सभी चीज़ें आपको लिखनी है, कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करना है। ये मैं पहले से ही बता रहा हूँ, वार्न कर रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो पार्टिकल मूव्स अलोंग नॉट ओनली surface but in volume in space। सो पार्टिकल है वो स्पेस में मूव कर रहा है। अब स्पेस का मीनिंग क्या हो जाता है, देखो यहाँ पे 3 डायमेंशनल स्पेस यहाँ पे आ जाता है, X Y और Z। तो 3 डायमेंशनल में अगर मूव कर रहा है तो यहाँ पे 3 डायमेंशन का मतलब ही है 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ जाएगा 3। क्लियर।
तो इस तरह से आप डिफरेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो फाइंड कर सकते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का क्वेश्चन जब भी आता है तो आपको क्या करना है कि कौन कौन से वेरिएबल आपको चाहिए। अब देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो अगर देखो मैंने बोला है कि पार्टिकल मूव्स इन प्रीडिफाइंड सरफेस। तो यहाँ पे देखो मैंने मेंशन किया है कि पार्टिकल है वो सरफेस पे मूव कर रहा है, वो स्पेस में मूव नहीं कर रहा है। मतलब कि एक कोऑर्डिनेट है उसका रिस्ट्रिक्शन मैंने यहाँ पे दिया है। अब जब भी रिस्ट्रिक्शन कोई भी दिया जाता है तो इसे फिजिक्स में जियोमेट्रिकल कंडीशन या तो कंस्ट्रेंट बोला जाता है। तो देखो कंस्ट्रेंट जब भी आपको प्रोवाइड किया जाता है या जियोमेट्रिकल कंडीशन दी जाती है जो रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड करती है आपके सिस्टम पे, उसे कंस्ट्रेंट कहते हैं और उससे डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कम हो जाते हैं। तो अब देखो सपोज 2 पार्टिकल्स, अगर और एक बात नोट करो कि सपोज नंबर ऑफ पार्टिकल यहाँ पे दिए गए हैं, सपोज 2 पार्टिकल्स दिए गए हैं और दोनों के डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है। ओके, तो क्या हो जाएंगे 6। सो इफ 2 पार्टिकल्स आर देयर then total degree of freedom equal to sum of individual degree of freedom। तो इसका मतलब है अगर दोनों है वो सरफेस में मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि इस सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए हमें कितने टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए, 4। क्लियर, क्योंकि यहाँ फर्स्ट के 2 और सेकंड के 2। क्लियर, अगर दोनों स्पेस में मूव कर रहे हैं तो कितने चाहिए, 6। ओके, तो इस तरह से हम टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे बात आता है रिजिड बॉडी का। अब देखो रिजिड बॉडी किसे कहते हैं कि when 2 particles connected rigidly, अब यहां पे मैं बोल रहा हूं when 2 particles connected rigidly and moves in space। तो बेसिकली यहां पे क्या होगा, देखो यहाँ पे रिजिड बॉडी का कंसेप्ट आता है तो इसे रिजिड बॉडी कहते हैं। अब देखो रिजिड बॉडी है वो क्या है कि यहाँ पे एक पार्टिकल है और यहाँ पे भी एक पार्टिकल है, इसे मैंने रिजिड रोड से कनेक्ट कर दिया है। ओके, रिजिडली कनेक्ट कर दिया है, मतलब कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो मैंने कांस्टेंट कर दिया है। देखो डिस्टेंस कांस्टेंट करना मतलब वो भी एक कंस्ट्रेंट ही मैंने प्रोवाइड किया है। तो यहाँ पे देखो अगर पार्टिकल अगर मूव कर रहा है अकेला स्पेस में तो 3 उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। तो यहाँ पे देखो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ दिस रिजिड बॉडी कितने होंगे, देखो सम ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स माइनस कंस्ट्रेंट। तो यहां पे देखो सम मतलब कि इसके 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसके भी 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब 6। अब कंस्ट्रेंट क्या है कि एक ही कंस्ट्रेंट मैंने प्रोवाइड किया है कि बोथ आर कनेक्टेड रिजिडली। अब बोथ आर कनेक्टेड रिजिडली का मतलब है कि उसके बीच का डिस्टेंस है वो चेंज नहीं हो रहा है। तो 6 - 1 मतलब कि 5। क्लियर, यहां पे देखो
ये डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा था, इसीलिए यहाँ पे कितने टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम आए? 5। अब यहाँ पे एक और चीज देखो, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू, यहाँ पे मैंने इक्वेशन लिखा ही है, तो देखो मेनी पार्टिकल्स कनेक्टेड रिजिडली देन इट फॉर्म्स रिजिड बॉडी। अब यहाँ पे 2 पार्टिकल्स ही कनेक्ट किए थे, तो यहाँ पे सिर्फ 2 की बात की, अगर ज़्यादा पार्टिकल्स हम कनेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे 3 पार्टिकल्स मैंने रिजिडली कनेक्ट कर दिए हैं, क्लियर। तो यहाँ पे देखो 3 पार्टिकल्स मैंने कनेक्ट कर दिए हैं रिजिडली, तो 1 2 3, तो यहाँ पे टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे? देखो 3 + 3 + 3 मतलब कि 9, माइनस कितने कांस्टेंट है? 1 2 3, तो यहाँ पे 6। अब यहाँ पे देखो एक और चीज नोट करो कि ये 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम क्यों आ रहे हैं। देखो फॉर रिजिड बॉडी थ्री फॉर रोटेशनल मोशन and 3 degree of freedom for translational motion। रोटेशनल मोशन के लिए 3, मतलब कि यहाँ पे ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई, ओमेगा जेड एंगुलर फ्रीक्वेंसीज यहाँ पे मैंने बताई है, और यहाँ पे एक्स वाई जेड फॉर ट्रांसलेशनल मोशन, जो कि होता है एक्स वाई जेड में ट्रांसलेशनल मोशन क्या होगा? वी एक्स वी वाई वी जेड। ओके, तो इस तरह से रिजिड बॉडी की 6 आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलेगी, 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा रिजिड बॉडी का। अब सपोज मैंने आपको बोला कि रिजिड बॉडी इन डी डायमेंशनल, रिजिड बॉडी इन डी डायमेंशनल, डी डायमेंशन, ओके डायमेंशन। अब डी डायमेंशन मतलब कि यहाँ पे जनरलाइज बात करते हैं, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे? d इंटू डी प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो अगर यहाँ पे 3 डायमेंशन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? देखो 3, यहाँ पे 3 + 1 मतलब 4 डिवाइडेड बाई 2, तो रिजिड बॉडी के टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगे 6। क्लियर? अब यहाँ पे एक और चीज हमें नोट करनी है कि मैंने बोला कि रोड है, देखो यहाँ पे 2 पार्टिकल्स ही कनेक्टेड थे, तो इसमें ट्रांसलेशनल मोशन की तीनों पॉसिबिलिटी है। देखो ये 2 पार्टिकल्स है, वो एक्स वाई जेड में कहीं भी जा सकते हैं। सो देयर आर 3 ट्रांसलेशनल मोड। ओके, तो ट्रांसलेशन जब हो रहा है तो 3 यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशनल की वजह से हो रहा है, और यहाँ पे देखो ये एक तो इस एक्सिस के अबाउट घूम सकता है, रोटेशनल मोशन हो सकती है। ओके, इस तरह से और इस तरह से दोनों रोटेशनल मोशन को एक ही डिग्री ऑफ फ्रीडम के तरह कंसिडर किया जाता है। दूसरा, ये इस तरह से घूम सकते हैं, ओके, ये एक्सिस के अबाउट, और एक ये एक्सिस के अबाउट घूम सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे देखो पेन है, इसको अगर इस तरह से मैं घुमाऊंगा तो आपको सामने से अगर आप देखेंगे तो आपको पेन है उसका मूवमेंट कुछ भी नज़र नहीं आएगा। सो यहाँ पे रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है,
रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो सिर्फ दो ही मिलते हैं। एक तो ये कौन सा प्लेन है, एक्स वाई प्लेन में घूमेंगे, और दूसरा है वो वाई जेड प्लेन में घूमेंगे। क्लियर? हाँ, वाई जेड प्लेन ही हुआ ना, ओके, वाई जेड प्लेन में ही घूमेंगे। क्लियर? तो इस वजह से यहाँ पे रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एक कम हो जाता है। तो रिजिड बॉडी का कंसेप्ट है वो बेसिकली आपको क्लासिकल मैकेनिक्स में भी आएगा, थर्मोडायनेमिक्स में भी आएगा। थर्मोडायनेमिक्स में हम जब पढ़ेंगे तब वहाँ भी बात करेंगे कि कौन कौन सी यहाँ पे रोटेशनल मोशन होती है, कब कब ट्रांसलेशनल मोशन होती है। तो ये सभी चीज़ें हमें देखनी है। क्लियर? तो अब यहाँ पे देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो यहाँ पे देखो, रिजिड बॉडी के बारे में अगर और कुछ मुझे लगेगा कि आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बतानी है तो फिर से मैं आपको रिजिड बॉडी में लिखवा दूंगा कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको लिखनी है, लेकिन अब तक के लिए आपको सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन दे दी है। अब यहाँ पे बात करते हैं कंस्ट्रेंट की। अब कंस्ट्रेंट के दो टाइप्स होते हैं। एक तो पहला जो है उसमें टाइम डिपेंडेंसी के बेस पे होता है, और दूसरा है वो इक्वालिटी साइन या नॉन इक्वालिटी साइन के बेस पे होता है। तो यहाँ पे देखो, पहला कंस्ट्रेंट लिखो होलोनोमिक। इफ constraint can be expressed in terms of algebraic equation, means equality sign algebraic equation, then it is holonomic constraint। कंस्ट्रेंट है वो अगर आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, सपोज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर, इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो कंडीशन को, तो इसे होलोनोमिक कंस्ट्रेंट है वो बोला जाता है। क्लियर? अब यहाँ पे लिखो नॉन होलोनोमिक। सेकंड, नॉन होलोनोमिक, इसमें क्या होगा, कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ एल्जिब्रिक इक्वेशन, मीन्स के इन इक्वालिटी साइन में आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। यहाँ पे नॉट है तो इक्वालिटी में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, मतलब कि यहाँ पे साइन कौन सी आ जाएगी, अनइक्वालिटी की, मतलब कि ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, इस तरह की साइन है वो आपको मिलेगी। अब अगर यहाँ पे देखो कि सपोज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू आर स्क्वायर, ऐसा होगा तो ये नॉन होलोनोमिक कंस्ट्रेंट है वो बोला जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे होलोनोमिक और नॉन होलोनोमिक दो टाइप हो गए। अब यहाँ पे देखो, ये हो गए सिर्फ इक्वालिटी इनइक्वालिटी की साइन के बेसिस पे। अब यहाँ पे टाइम डिपेंडेंसी की बात करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, अब टाइम के ऊपर जब हम बात करेंगे तो स्क्लेरोनोमिक कंस्ट्रेंट, स्क्लेरोनोमिक, तो स्क्लेरोनोमिक है वो कब आएगा कि
constraint do not contain time explicitity. टाइम मतलब के टाइम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा, यहां पे ब्रैकेट में लिख दो टाइम इंडिपेंडेंट। ओके, तो यहां पे इसे स्क्लेरोनोमिक कहा जाता है और रियोनोमिक। तो इसमें टाइम डिपेंडेंसी आती है। और टाइम एक्सप्लिसिटी प्रेजेंट होती है। क्लियर? तो इस टाइप के कंस्ट्रेंट है वो स्क्लेरोनोमिक और रियोनोमिक कहा जाता है। तो आपको जब भी एग्जामिनेशन में बोला जाता है कि जो सिस्टम आपको डिस्क्राइब किया गया है उसके कंस्ट्रेंट क्या है, तो इस तरह से आपको लिखना होता है, या ऑप्शंस दिए गए होते हैं स्क्लेरोनोमिक एंड नॉन होलोनोमिक, या तो होलोनोमिक एंड स्क्लेरोनोमिक, या तो या तो होलोनोमिक एंड रियोनोमिक, या तो नॉन होलोनोमिक एंड रियोनोमिक। इस तरह के आपको डिफरेंट कंस्ट्रेंट है वो दिए जाते हैं। अब यहां पे देखो कंस्ट्रेंट के एग्जांपल्स देखते हैं कि किस तरह के कंस्ट्रेंट होते हैं। अब पहले यहाँ पे आ जाते हैं कि जनरलाइज कोऑर्डिनेट किसे कहते हैं। देखो जनरलाइज कोऑर्डिनेट किसे कहते हैं कि जब कभी भी हमें कोई सिस्टम को डिस्क्राइब करना होता है, सिस्टम को अगर हम डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो हम कोई भी कोऑर्डिनेट का यूज करते हैं, उसे जनरलाइज कोऑर्डिनेट कहते हैं। सो सुटेबल वेरिएबल चूजन टू डिस्क्राइब द डायनामिक्स ऑफ द सिस्टम, इट इज कॉल्ड द जनरलाइज कोऑर्डिनेट। तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट की डेफिनेशन यहाँ पे लिख लो। और यहाँ पे देखो सपोज जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, उसमें यहाँ पे बात करते हैं जनरलाइज कोऑर्डिनेट। तो सपोज अगर आप कंसीडर करो तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर आर जनरलाइज कोऑर्डिनेट फॉर थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम। तो प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर है वो जनरलाइज कोऑर्डिनेट है किसके लिए? थर्मोडायनेमिक सिस्टम के लिए। एन क्यू मतलब के चार्ज है वो जनरलाइज कोऑर्डिनेट है। चार्ज इज जनरलाइज कोऑर्डिनेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए चार्ज है वो जनरलाइज कोऑर्डिनेट है। क्लियर? तो इस टाइप के एग्जांपल्स है वो आप समझ सकते हैं कि जनरलाइज कोऑर्डिनेट मतलब आप कुछ भी ले सकते हैं। सपोज आपने पेंडुलम लिया, ओके, सपोज फॉर सिंपल पेंडुलम थीटा इज जनरलाइज कोऑर्डिनेट। थीटा है वो पेंडुलम की मोशन को डिस्क्राइब करता है, तो थीटा है वो जनरलाइज कोऑर्डिनेट फॉर सिंपल पेंडुलम हो गया। अब अगर पेंडुलम को एक्स वाई मतलब कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम रिप्रेजेंट करते हैं तो सिंपल पेंडुलम के लिए एक्स एंड वाई है वो जनरलाइज कोऑर्डिनेट हो गए। तो इस तरह से आप जनरलाइज कोऑर्डिनेट को डिफाइन कर सकते हैं और एग्जांपल्स है वो मैंने यहाँ पे बता दिए। अब यहाँ पे बात करते हैं कि सिंपल पेंडुलम, यहाँ पे लिखो सिंपल पेंडुलम।
अब सिंपल पेंडुलम है वो हमें पता है कि रिजिड सपोर्ट से स्ट्रिंग और यहाँ पे एक बोब है वो जुड़ा है, तो यहाँ पे इसकी मोशन इस तरह से होगी। अब अगर इसको एक्स वाई प्लेन में यहाँ पे दिखाते हैं तो यहाँ पे देखो ये है सपोज एक्स, ये है वाई, तो यहाँ पे आप ये है एल लेंथ। तो आपको पता है देखो कि अगर आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम ली है तो यहाँ पे इस तरह से आप लिख सकते हैं, ये है y और यहाँ से ही आपने ले लिया x, तो ये है l। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री है हमें पता है, तो पाइथागोरस का यूज़ करके हम क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो इक्वालिटी की साइन आ गई, तो इक्वालिटी की साइन आ गई तो यहाँ पे देखो कंस्ट्रेंट के टाइप क्या है, पहला तो होलोनोमिक है और टाइम डिपेंडेंसी कहीं पे भी नहीं है, होलोनोमिक एंड स्क्लेरोनोमिक। ओके, दूसरी बात यहाँ पे देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं, देखो अगर यहाँ पे देखो 2 कोऑर्डिनेट्स है लेकिन यहाँ पे आपने y फाइंड कर लिया, l आपको पता है y फाइंड कर लिया तो x फाइंड कर सकते हैं और x फाइंड कर लिया तो y फाइंड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस इक्वेशन। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम तो सिर्फ एक ही है, 2 कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे आपको दिखाए गए हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर, लेकिन आपको पता है कि अगर वेरिएबल 2 है और एक इक्वेशन है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो y फाइंड कर लिया इस तरह से है कि x प्लस वाई इक्वल टू 5 है। अगर आपको बोल दूं कि x इक्वल टू 2 है तो y इक्वल टू क्या आप बोल दोगे 3। तो एक अगर आपको मिल रहा है तो दूसरा है वो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, मतलब कि यहाँ पे लीनियरली इंडिपेंडेंट वेरिएबल ओनली 1 है, तो इसीलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे क्या हो जाता है 1, डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाता है 1। क्लियर। अब सिंपल पेंडुलम है उसको ये कार्टेशियन में हमने कंसीडर किया है। अब सिंपल पेंडुलम इन स्फेरिकल पोलर अगर हमें कंसीडर करना है तो क्या करेंगे हम, देखो आप तो नया ही फिगर ड्रॉ करो और लिखो कि अगर यहाँ पे पेंडुलम है और ये है थीटा, तो थीटा इज द ओनली वेरिएबल, तो यहाँ पे तो कोई बात ही नहीं करनी है, आपको डायरेक्टली पता है कि थीटा इज ओनली वेरिएबल कोऑर्डिनेट या क्वांटिटी। सो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो गए 1, और कंस्ट्रेंट तो मैंने बोल ही दिया है कि होलोनोमिक एंड स्क्लेरोनोमिक कंस्ट्रेंट है। क्लियर। तो ये सिंपल पेंडुलम का एग्जांपल था। अब यहाँ से देखो आगे चलते हैं कि अगर मैं बोलूं कि अ पार्टिकल इज फ्री टू मूव in this sphere, okay, particle is free to move within this sphere, particle is free to move within this sphere। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कंडीशन क्या दी है, देखो
हमें देखो, हमें पता है कि यहाँ पे कोई भी जगह पे आप वेक्टर, ये आर वेक्टर ले लो, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि आर है उसका मोड है वो कितना होना चाहिए। यहाँ पे देखो आर का मोड है वो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, उससे यहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए। मतलब कि यहाँ पे देखो आर है वो यहाँ से इसका मोड है वो ज़्यादा होना चाहिए। मतलब कि क्या है कि एक यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आप जैसे ही करोगे वो ये आर से, ये रेडियस से आपका जो ये पार्टिकल है वो ऑलवेज अंदर की साइड रहना चाहिए। तो ये वैल्यू है वो ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू आर होना चाहिए। अगर यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि पार्टिकल इज फ्री टू मूव विद इन द स्फीयर बट इट इज नॉट अलाउड टू मूव ऑन द सरफेस, तो अगर सरफेस पे मूव नहीं किया जाता है, सरफेस पे अगर नहीं बताया जाता, तो यहाँ पे इक्वल टू की साइन नहीं आती, सिर्फ ग्रेटर देन की ही साइन आती। यहाँ पे देखो आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ पे इनइक्वालिटी की साइन है, तो कंस्ट्रेंट है वो नॉन होलोनोमिक हो गया, नॉन होलोनोमिक कंस्ट्रेंट। एंड टाइम डिपेंडेंसी यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ पे स्क्लेरोनोमिक। क्लियर? तो इस तरह के कंस्ट्रेंट भी मैंने बता दिए हैं, और किस तरह से पार्टिकल है उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे। देखो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, पार्टिकल का डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखो यहाँ पे पार्टिकल इज फ्री टू मूव विद इन दिस स्फीयर, मतलब कि यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया 2, क्योंकि अगर आपको एक्स वाई पता है तो जेड है वो आप इजीली निकाल सकते हैं। लेकिन ओके, एक्स वाई जेड है वो, यहाँ पे देखो इक्वालिटी की साइन नहीं है। अगर यहाँ पे इक्वालिटी होती तो आप एक्स और वाई पता है तो निकाल सकते, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया 3। यहाँ पे और एक चीज आपको बता रहा हूं कि अगर पार्टिकल इज allowed to move on the surface of the sphere, particle is allowed to move only on surface of the sphere। तो यहाँ पे ये स्फीयर की सरफेस पे ही मूव करेगा, कहीं और जगह पे मूव नहीं करेगा। क्लियर? तो यहाँ पे देखो सरफेस पे अगर मूव कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर इस तरह का है तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा। देखो यहाँ पे इनइक्वालिटी की साइन नहीं है, इक्वालिटी की साइन है, तो यहाँ पे आप z पता है, y पता है, तो x निकाल सकते हैं क्योंकि r आपको फिक्स है और पता है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 2। और कंस्ट्रेंट कैसा हो गया, होलोनोमिक, मीन्स इक्वालिटी की साइन है, होलोनोमिक और स्क्लेरोनोमिक। क्लियर? तो यहाँ पे अब एक एग्जाम्पल है वो हम रियोनोमिक कंस्ट्रेंट का भी देख लेते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, पार्टिकल मूविंग ऑन स्फीयर which centered
एट origin at t equal to 0 and then moves with constant velocity v0 इंटू आई कैप, मतलब कि एक्स डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है। अब इसका मतलब क्या है कि एक स्फीयर था जो पहले यहाँ पे था, अब वो कहाँ पे है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और यहाँ पे पार्टिकल है। ओके, वो सरफेस पे मूव कर रहा है और यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में, यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में वो v0 वेलोसिटी से मूव कर रहा है ये स्फीयर पूरा का पूरा। तो यहाँ पे देखो v0 है, वो वेलोसिटी को हम क्या बता सकते हैं, s/t, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम अगर हमने बता दिया है तो यहाँ पे देखो s इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, s इक्वल टू v0 इंटू t लिख सकते हैं। तो देखो इनिशियली यहाँ पे था, ओके, इनिशियली यहाँ पे था, अब यहाँ पे पहुँच गया है, तो हम यहाँ पे x माइनस x0 लिख सकते हैं, x माइनस x0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ये x माइनस x0 मतलब कि ये जो x0 है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारा, यहाँ तक पहुँच गया। तो इसके कोऑर्डिनेट है वो किस तरह से लिखे जाते हैं कि ये x पे x माइनस 2 मतलब कि x इक्वल टू 2 पे पहुँच गया है। मैंने बोला था कि x माइनस x0 का मतलब है कि x इक्वल टू x0 पे इसका सेंटर है। तो यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं x माइनस x0 स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर इक्वल टू सपोज आर स्क्वेयर। ये रेडियस आ गई, सॉरी आर स्क्वेयर नहीं आएगा, सिर्फ आर ही आएगा, यहाँ पे रूट ले लिया है हमने। तो ये बेसिकली स्फीयर का इक्वेशन है। यहाँ पे x0 है, वो इतना डिस्टेंस है, तो इतना डिस्टेंस है, वो ट्रैवल करने के लिए v0 t, देखो t टाइम में इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है v0 वेलोसिटी से, तो डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम आ गया। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, x माइनस v0 t प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर इक्वल टू आर। तो इसका मतलब है यहाँ पे टाइम प्रेजेंट है, तो कैसा हो गया, यहाँ पे कंस्टेंट टाइम इज प्रेजेंट, सो रियोनोमिक एंड होलोनोमिक। क्योंकि पार्टिकल इज मूविंग ऑन स्फीयर है, तो स्फीयर की रेडियस है उसके ऊपर। अगर ऐसा बोला होता कि पार्टिकल इज मूविंग इन द स्फीयर, तो यहाँ पे कंस्ट्रेंट है वो नॉन होलोनोमिक आ जाता और रियोनोमिक आ जाता। तो इस तरह से आपको देखना है कि टाइम डिपेंडेंसी प्रेजेंट है कि नहीं है। अगर टाइम डिपेंडेंसी प्रेजेंट है तो रियोनोमिक, और टाइम डिपेंडेंसी नहीं है तो स्क्लेरोनोमिक। इक्वालिटी की साइन है तो होलोनोमिक, इक्वालिटी की साइन नहीं है तो नॉन होलोनोमिक। क्लियर। अब यहाँ पे चलते हैं रिडंडेंट कंस्टेंट पे। देखो कई बार कैसा होता है कि कई लोग है ना, देखो यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ कि एक टेबल है, उसे यहाँ पे 4 लोग मिलके उठा रहे हैं। ओके, ऐसा सोचो आप। तो यहाँ पे देखो 4 लोग मिलके उठा रहे हैं, और सपोज यहाँ पे देखो 4 लोग यहाँ पे उठा रहे हैं मिलके और सपोर्ट दे रहे हैं नीचे से, और यहाँ पे फिर
आप आ जाते हो कि हाँ हाँ चलो चलो टेबल उठाओ टेबल उठाओ, लेकिन आप यहाँ पे कुछ भी सपोर्ट नहीं करते हैं। ओके, कुछ भी सपोर्ट नहीं करते हैं, मतलब कि अगर आप नहीं है फिर भी टेबल है उसको शिफ्ट कर सकते हैं। अगर आप है तो यहाँ पे आपकी प्रेजेंस सिर्फ है, लेकिन आप कुछ काम नहीं कर रहे। अगर आप नहीं भी होते तो भी ये टेबल है वो शिफ्ट हो जाता है। इसका मतलब है कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत ही ज़्यादा कंस्ट्रेंट जब प्रोवाइड होते हैं तो उसमें से कई कंस्ट्रेंट है वो रिक्वायर्ड नहीं होते हैं, यूजफुल नहीं होते हैं। क्लियर? तो सपोज यहाँ पे देखो, एक फिगर ड्रॉ करो। क्लियर? यहाँ पे एक पार्टिकल है, यहाँ पे भी एक पार्टिकल है, यहाँ पे भी एक पार्टिकल है, यहाँ पे भी एक पार्टिकल है और यहाँ पे भी एक पार्टिकल है। क्लियर? अब देखो यहाँ पे इस टाइप की फिगर आपको क्वेश्चन में दी गई है, तो आपको कंस्ट्रेंट है वो कितने हैं और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है वो हमें अगर कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे देखो पार्टिकल है वो 5 है, तो इसका मतलब है कि टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? 5 इंटू 3 मतलब कि 15। 5 इंटू 3 मतलब कि 15 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। लेकिन यहाँ पे फॉर रिजिड बॉडी टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? एग्जैक्टली 6। क्लियर? तो यहाँ पे टोटल तो नहीं बोलेंगे, सम ऑफ इंडिविजुअल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया? 15 और टोटल है 6। तो यहाँ पे हमें पता है, देखो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है कि सम ऑफ इंडिविजुअल माइनस कंस्ट्रेंट। तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे कंस्ट्रेंट हमें पता चल जाएंगे। तो कंस्ट्रेंट है वो कितने आ जाएंगे? 9। कंस्ट्रेंट कितने आ गए? 9। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब यहाँ से फिर से इन दोनों के बीच को रिजिडली कनेक्ट कर दो तो 6 हो गया, इसको रिजिडली कनेक्ट कर दो तो 7 हो गया, इसको भी रिजिडली कनेक्ट कर दो तो 8 हो गया, इसको रिजिडली कनेक्ट कर दो तो 9 हो गया, इसको रिजिडली कनेक्ट कर दो तो 10 हो गया। क्लियर? अब यहाँ कहीं पे कुछ बचा है? मेरे हिसाब से तो नहीं बचा है। तो 10 यहाँ पे कंस्ट्रेंट प्रोवाइड हमने किए हैं, लेकिन टोटल कंस्ट्रेंट है वो रिक्वायर्ड कितने हैं? 9। तो इसका मतलब है एक कंस्ट्रेंट है वो नहीं चाहिए, मतलब कि एक कंस्ट्रेंट होगा या नहीं होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? अब देखो यहाँ पे सपोज स्क्वायर है, यहाँ पे एक पार्टिकल है, यहाँ पे एक पार्टिकल है, यहाँ पे एक पार्टिकल है और यहाँ पे भी एक पार्टिकल है। अब यहाँ पे इसको रिजिडली सपोर्ट हमने प्रोवाइड कर दिया और आप सिर्फ बीच में इतना ही सपोर्ट प्रोवाइड कर दो। क्लियर? इतना ही सपोर्ट प्रोवाइड कर दोगे तो आपका ये स्क्वायर है वो डिफॉर्म नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि जो एक्स्ट्रा सपोर्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो हमारे किसी काम का नहीं है। क्लियर? तो यहाँ पे दो पार्टिकल को जोड़ने के लिए किस तरह से, देखो हर बार आप इस तरह से कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, तो हमें क्या करना है कि देखो टोटल कंस्ट्रेंट कितने होंगे, यहाँ पे रेंडमली 5 पार्टिकल से, उसमें से 5 पार्टिकल्स को आपको
उसमें से कोई भी रेंडमली 2 सिलेक्ट करने हैं। 5 में से आपको 2 सिलेक्ट करने होते हैं, तो आप किस तरह से सिलेक्ट करोगे? तो देखो 5C2, अब यहाँ पे लिखो कि NCR इक्वल टू क्या होगा? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। तो यहाँ से 5C2 है तो क्या होगा? 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 मतलब कि 3 फैक्टोरियल और यहाँ पे 2 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं हम क्या? 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ से 3 फैक्टोरियल निकल गए और 2 कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे आंसर आ जाता है 10। क्लियर? तो देखो यहाँ पे 10 कंस्ट्रेंट प्रोवाइड की है और तो यहाँ से भी 10 आपका आंसर आ गया है। तो रिडंडेंट कंस्ट्रेंट मतलब क्या? कि टोटल नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट माइनस रिक्वायर्ड कंस्ट्रेंट विच इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वेशन। सो 10 माइनस 9 इक्वल टू 1। सो यहाँ पे रिडंडेंट कंस्ट्रेंट है वो 1 हो गया। क्लियर? तो इस टाइप का एक और प्रॉब्लम है वो हम देखते हैं रिडंडेंट कंस्ट्रेंट के कोरस्पॉन्डिंग। अब यहाँ पे एक और चीज आपको नोट करनी है कि रिडंडेंट कंस्ट्रेंट का प्रॉब्लम है वो एग्जामिनेशन में ट्रिकी क्वेश्चन के बेस पे पूछा जाता है और जीसेट एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इतना भी नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है कि रिडंडेंट कंस्ट्रेंट किसे कहते हैं। अब देखो एग्जाम्पल लिखो, 10 particles are connected rigidly to form rigid body. Calculate number of constraint required and number of redundant constraint. क्लियर? तो अब यहाँ पे देखो 10 पार्टिकल्स है वो रिजिडली कनेक्ट है, तो यहाँ पे हम ड्रॉ नहीं कर रहे। अब हम क्या करेंगे? टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम पहले निकालते हैं कि हमें पता है टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा। पहले तो 10 पार्टिकल्स है उसमें से रेंडमली 2 सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 10C2 मतलब कि 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। सो यहाँ से 9 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल और यहाँ पे 8 फैक्टोरियल आएगा और यहाँ पे भी 8 फैक्टोरियल, तो 8 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ से 45 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्या कैलकुलेट किया? टोटल नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट, टोटल नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट, टोटल नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमें रिक्वायर्ड कंस्ट्रेंट कितने हैं, तो कि टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल डिग्री ऑफ फ्रीडम माइनस कंस्ट्रेंट। तो यहाँ पे देखो रिजिड बॉडी है तो 6 टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम और इंडिविजुअल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा? 10 इंटू 3 मतलब कि 30 माइनस कंस्ट्रेंट।
तो यहाँ से टोटल कंस्ट्रेंट्स कितने आ गए, मतलब कि जो रिक्वायर्ड है वो 24। ये है वो रिक्वायर्ड कंस्ट्रेंट है, ये रिक्वायर्ड कंस्ट्रेंट है और ये है टोटल नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट। तो रिडंडेंट कंस्ट्रेंट क्या आ जाएंगे, रिडंडेंट कंस्ट्रेंट इक्वल टू टोटल कंस्ट्रेंट माइनस रिक्वायर्ड कंस्ट्रेंट माइनस रिक्वायर्ड कंस्ट्रेंट्स। क्लियर? तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो टोटल है 45 और रिक्वायर्ड है 24। सो रिडंडेंट कंस्ट्रेंट इक्वल टू 45 माइनस 24 इक्वल टू 21। सो 21 कंस्ट्रेंट्स आर रिडंडेंट कंस्ट्रेंट्स, मतलब कि 21 ऐसे कंस्ट्रेंट है जो कि अगर यहाँ पे नहीं भी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सिर्फ आपको 24 कंस्ट्रेंट ही चाहिए एक 10 पार्टिकल्स का रिजिड बॉडी फॉर्म करने के लिए। क्लियर? तो यहाँ पे इस टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म करने के लिए सिर्फ 24 कंस्ट्रेंट चाहिए। और अगर 24 प्लस 21 करेंगे तो 45 हो जाएगा। लेकिन 21 कंस्ट्रेंट ऐसे होंगे कि यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आप डालते हो कंस्ट्रेंट तो ठीक है, अगर अदरवाइज नहीं भी वहाँ पे कंस्ट्रेंट प्रोवाइड करते तो भी आपकी रिजिड बॉडी फॉर्म हो जाएगी। क्लियर? तो अब ये रिडंडेंट कंस्ट्रेंट का भी कंसेप्ट मैंने बता दिया है, किस तरह के उसके प्रॉब्लम होते हैं वो बता दिए हैं। अब यहाँ पे जनरलाइज वेलोसिटी की बात करेंगे। तो देखो जनरलाइज कोऑर्डिनेट है। देखो आपको पता है कि अगर x है तो उसकी वेलोसिटी को v ऑफ x हम बोलते हैं। तो x की वेलोसिटी किस तरह से फाइंड करते हैं, x डॉट मतलब कि dx बाई dt को हम बोलते हैं वेलोसिटी इन द x डायरेक्शन। तो यहाँ पे जनरलाइज वेलोसिटी है, उसकी अगर हम बात करें तो x की वेलोसिटी है उसे हम बोलते हैं x डॉट मतलब कि dx बाई dt। ओके, इसको हम बोलते हैं v ऑफ x मतलब कि टोटल टाइम डेरिवेटिव ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट। अब जनरलाइज कोऑर्डिनेट है उसे q कहा जाता है, q इज कॉल्ड द जनरलाइज कोऑर्डिनेट। जनरलाइज कोऑर्डिनेट को q बोला जाता है और q डॉट मतलब कि dq बाई dt टोटल टाइम डेरिवेटिव ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड जनरलाइज वेलोसिटी। क्लियर? इसे जनरलाइज वेलोसिटी बोला जाता है। और अगर हमने थीटा डॉट मतलब कि डी थीटा बाई डी टी ले लिया तो उसको हम एंगुलर वेलोसिटी बोल सकते हैं। एंगुलर वेलोसिटी मतलब कि यहाँ पे देखो इफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट इज लीनियर कोऑर्डिनेट मतलब कि एक्स वाई जेड है तो लीनियर वेलोसिटी आ सकती है। और इफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट इज थीटा देन वेलोसिटी जनरलाइज वेलोसिटी इज एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर? और यहाँ पे देखो अगर इफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट इज चार्ज मतलब कि यहाँ पे देखो स्मॉल q तो हमने जनरलाइज कोऑर्डिनेट के लिए लिया है तो q लिखते हैं, चार्ज q देन q डॉट मतलब कि dq बाई dt इक्वल टू करंट। मतलब कि इफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट
इफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट इज चार्ज देन जनरलाइज वेलोसिटी इज करंट। क्लियर? क्योंकि चार्ज है, करंट को किस तरह से डिफाइन किया जाता है कि अ नंबर ऑफ चार्ज पासिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट इन द यूनिट टाइम, इसी को ही हम बोलते हैं करंट। क्लियर? तो अब हम यहाँ पे जनरलाइज वेलोसिटी, तो आज के लेक्चर में देखो हमने बेसिकली क्या देखा कि आज के लेक्चर में हैमिल्टन और लैग्रांजियन का बेसिक देखा कि बेसिक किस तरह से आप कंसेप्ट यूज करके फर्दर फाइंड कर सकते हैं। देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम और कंस्ट्रेंट आपको फाइंड करना नहीं आता, मतलब कि लैग्रांजियन और हैमिल्टनियन मैकेनिक्स में आप आगे कुछ भी नहीं कर सकते। इसके बाद आता है जनरलाइज कोऑर्डिनेट और जनरलाइज वेलोसिटी। जनरलाइज कोऑर्डिनेट और जनरलाइज वेलोसिटी के बेस पे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इसके बाद आता है कंस्ट्रेंट, तो कंस्ट्रेंट के बेसिस पे भी कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि इस बार भी रिसेंटली जीपीएससी एग्जाम है उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो इस बार वो भी पॉसिबिलिटी है कि जीसेट एग्जामिनेशन में भी कंस्ट्रेंट के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए। तो क्लासिकल मैकेनिक्स का ये बहुत ही वाइड और ऐसा बोल सकता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसके बाद हम देखेंगे कि लैग्रांजियन किसे कहते हैं, हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन किसे कहते हैं, लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन किसे कहते हैं, हैमिल्टन और लैग्रांजियन को डिफाइन करेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि लैग्रांजियन को हैमिल्टन में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, हैमिल्टन को लैग्रांजियन में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, उसके शॉर्ट ट्रिक्स कैसे है, तो सभी शॉर्ट ट्रिक्स भी देखेंगे। और यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि हर बार मैं इस तरह से बताता हूँ कि शॉर्ट ट्रिक तो याद रखनी ही है और आपको जो जनरलाइज मेथड है वो भी याद रखना है, लेकिन यहाँ पे मैं बोलूँगा कि शॉर्ट ट्रिक ही आपको याद रखनी है। जनरलाइज मेथड आप याद रखेंगे लेकिन उससे कभी भी एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगा। अगर आपका एक प्रॉब्लम सोल्व होगा तो 10 प्रॉब्लम छूट जाएंगे। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें डायरेक्टली आंसर चाहिए। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बेसिक शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ जो कि आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर से हम पढ़ेंगे कि लैग्रांजियन और हैमिल्टनियन मैकेनिक्स में लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन और हैमिल्टनियन इक्वेशन ऑफ मोशन किस तरह से वर्क करते हैं।